अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 201 का लेक्चर नंबर 41 से 45 तक कवर करने लगे हैं। इसमें टॉपिक नंबर 187 से टॉपिक नंबर 211 तक मुकम्मल किया जाएगा। ये लेक्चर की जो वीडियो है ये हमारी लास्ट वीडियो होगी ECE 201 की फाइनल टर्म की सीरीज़ के हवाले से, क्योंकि इस वीडियो के साथ ही हमारा फाइनल टर्म जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। अगर मेरा चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं लेसन 41 के साथ, जो कि है प्लानिंग असेसमेंट एंड टेस्ट। ये लेसन असल में इस बात को समझाता है कि असेसमेंट और टेस्ट को कैसे प्लान किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर समझा जा सके और टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है। टॉपिक 187 जो है हमारे पास वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें बताया गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होती है जो लर्निंग के दौरान होती है, जिसका पर्पस स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस फीडबैक देना, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करना और टीचिंग को बेहतर बनाना होता है। इसीलिए इसे असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें रेगुलर फीडबैक, क्वेश्चनिंग, क्लासरूम डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, एग्जिट टिकट्स, क्विक क्विजेस, प्री टेस्ट, कॉन्सेप्ट मैप्स, डायग्नोस्टिक, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म और टीचर मेड टेस्ट जो है वो यूज होते हैं। ये प्रोसेस ऑनगोइंग होता है, टीचर को चांस देता है कि वो डिफरेंशिएशन और इंडिविजुअलाइजेशन करे, यानी हर स्टूडेंट की नीड के मुताबिक टीचिंग करे, और टीचर स्टूडेंट कोलैबोरेशन को प्रमोट करता है। थिंक पेयर शेयर, peer असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, rubrics जैसे स्ट्रेटजीज फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है, और इसका गोल कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है। ये सबमेटिव असेसमेंट के साथ इंटीग्रेटेड होती है, और मिड टर्म एग्जाम्स को भी यहाँ फॉर्मेटिव का एग्जाम्पल दिया गया है। टॉपिक 188 है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में बताया गया है कि समेटिव असेसमेंट कोर्स या यूनिट के एंड पर होती है, और इसका पर्पस ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करना होता है, जैसे कि फाइनल एग्जाम। ठीक है। मिड टर्म एग्जाम जो है वो फॉर्मेटिव में आ रहा था, जबकि फाइनल एग्जाम जो है हमारे पास समेटिव असेसमेंट में है। ये कम्युलेटिव लर्निंग को चेक करती है और ग्रेडिंग के लिए यूज की जाती है। ये स्टैंडर्डाइज्ड या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड हो सकती है, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन को भी एसेस करती है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हायर लेवल्स है। इसमें फीडबैक लिमिटेड होता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, कंपैरिजन, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जहां रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी का मतलब ये है कि टेस्ट वही मेजर करे जो उसे करना चाहिए। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 189 में, वो है टाइप्स ऑफ टेस्ट। इसमें टेस्ट की डेफिनेशन दी गई है, और बताया गया कि टेस्ट जो है वो कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन्स, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के डोमेन्स हैं, उनको कवर करता है। मुख्तलिफ टेस्ट जैसे अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और कंप्लायंस टेस्ट एक्सप्लेन किए गए। अचीवमेंट टेस्ट से ये चेक किया जाता है कि स्टूडेंट ने सिलेबस के ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव किए हैं। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ये टेस्ट स्टूडेंट की एबिलिटी और पोटेंशियल को मेजर करता है, जैसे एक किसी सब्जेक्ट या स्किल में फ्यूचर परफॉर्मेंस का अंदाज़ा अगर लगाना हो तो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लिया जा रहा होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है, इससे स्टूडेंट की जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और थिंकिंग पावर जो है वो मेजर की जाती है। पर्सनालिटी टेस्ट वो टेस्ट होता है जो किसी शख्स की सोच, बिहेवियर और नेचर को मेजर करता है। इससे पता चलता है कि बंदा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंट है या शाय है, और इमोशनली स्टेबल है या नहीं। ठीक है। ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसके बाद आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है कोर्स के स्टार्ट में लिया जाता है, ताकि टीचर को पता चल सके कि स्टूडेंट्स को पहले से कितनी नॉलेज है और उनके जो वीक एरियाज हैं वो क्या है। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट स्टूडेंट की ज़बान की स्किल
जो है वो चेक करता है, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जैसे आईएलटीएस या टॉफल वाले टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। इस टेस्ट में स्टूडेंट से काम करवा कर उसकी एबिलिटी चेक की जाती है, सिर्फ लिखने से नहीं। जैसे प्रेजेंटेशन देना होता है, या अगर स्पीच है या प्रैक्टिकल कोई एक्टिविटी करवा के जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो है वो माना जा रहा होता है, ठीक है। फिर है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये टेस्ट स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होता है ताकि पता चले कौन सुटेबल है और कौन नहीं, ठीक है। जैसे एडमिशन के टाइम पर एडमिशन टेस्ट होते हैं, एंट्री टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर कंप्लायंस टेस्ट आ जाता है। ये टेस्ट चेक करते हैं कि स्टूडेंट या इंस्टीट्यूशन रूल्स और स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। जैसे स्कूल के सिलेबस गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक है या नहीं, ये वाले जो टेस्टिंग होती है ये कंप्लायंस टेस्ट कहलाती है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टॉपिक 190 प्लानिंग फॉर द टेस्ट। इसमें टेस्ट प्लानिंग को डिटेल में समझाया गया है, जिसमें टेस्ट प्लान, टेस्ट एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन और क्लोजर एक्टिविटीज जो है वो शामिल है। प्लानिंग के स्टेप्स में पर्पस डिफाइन करना, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना, टेस्ट फॉर्मेट डिसाइड करना कि वो एमसीक्यूज होगा या एसे बेस होगा या सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। और टेस्ट स्पेसिफिकेशंस बनाना, टेस्ट आइटम्स डेवलप करना, रिव्यू और वैलिडेशन करना, स्कोरिंग रूब्रिक सेट करना, एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक यानी कि टाइम, प्लेस, रिसोर्सेज ये देखना, पायलट टेस्टिंग, टेस्ट सिक्योरिटी इंश्योर करना, इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट करना, टाइमलाइन बनाना, एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेन करना और रिजल्ट्स का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 191 की तरफ, जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेस्ट। इसमें बताया गया कि ऑब्जेक्टिव्स टेस्ट के गोल्स होते हैं और टेस्ट प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप है। 3 टाइप्स बताए गए हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के। पहला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में लर्निंग आउटकम्स जैसे नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वैल्यूज ये देखे जाते हैं। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में टेस्ट, क्विजेस, एग्जाम्स के थ्रू परफॉर्मेंस मेजर की जा रही होती है। और डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव्स जिसमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, प्री असेसमेंट होती है, ठीक है। इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव की क्वालिटीज को स्मार्ट ऑब्जेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि क्लियर, मेजरेबल, अलाइंड, रेलेवेंट और अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स के बेनिफिट्स में बेटर इंस्ट्रक्शन, वैलिड और रिलायबल असेसमेंट, टारगेटेड फीडबैक और ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग जो है ये शामिल है। जबकि ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करने के लिए नीड्स एनालिसिस, लर्निंग आउटकम्स डिफाइन करना, एक्टिविटीज से अलाइनमेंट और डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्निंग को कंसीडर करना जरूरी है। ये पूरा लेसन जो है ना ये स्टूडेंट को ये समझाता है कि असेसमेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती है, बल्कि लर्निंग को गाइड और इम्प्रूव करने का एक पावरफुल टूल है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं लेसन 42 की तरफ, असेसमेंट एंड टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट फॉर्मेट्स। ये जो लेसन है ना ये स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट और उनकी एजुकेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो समझाता है, सही है। टॉपिक 192 हमारे पास है मल्टीपल चॉइस टेस्ट का, जो कि एमसीक्यूज कहलाते हैं। इसमें बताया गया है कि एमसीक्यूज ज़्यादातर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन इनको एसेस करते हैं, जिसमें स्टेम और मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और स्टूडेंट्स को सही जवाब सेलेक्ट करना होता है। इसके फायदे ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग, इजी चेकिंग, वाइड सिलेबस कवरेज और लार्ज क्लास असेसमेंट है। जबकि टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए क्लियर स्टेम, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्ट सिर्फ एक करेक्ट आंसर और क्यूज से बचना जरूरी है। और आइटम एनालिसिस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इंप्रूव करने के लिए यूज होती है, जिसमें डिफिकल्टी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन और एम्बिगुअस आइटम्स को चेक किया जाता है। वैलिडिटी का मतलब टेस्ट का सही चीज मेजर करना और रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी है, जिसे ऑब्जेक्टिव से अलाइनमेंट, बैलेंस, डिफिकल्टी और आइटम एनालिसिस से बेहतर बनाया जा सकता है। जबकि एथिक्स में फेयरनेस, बायस फ्री आइटम्स, कल्चरल डाइवर्सिटी का ख्याल और टेस्ट सिक्योरिटी जो है वो शामिल है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 193 जो कि है एसे टेस्ट। इसमें एसे टेस्ट को हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और राइटिंग स्किल्स एसेस करने का स्ट्रॉन्ग टूल बताया गया, जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इनके टाइप्स, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स यानी कि लिमिटेड आंसर्स और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स यानी कि डिटेल्ड आंसर्स है। और अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, क्लियर प्रॉम्प्ट्स, टाइम मैनेजमेंट और रूब्रिक्स जो है वो जरूरी हैं। स्कोरिंग में होलिस्टिक और एनालिटिकल अप्रोचेस, फेयर ग्रेडिंग, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, स्टैंडर्डाइजेशन, रेटेड ट्रेनिंग, एकेडमिक इंटीग्रिटी, प्लेगरिज्म कंट्रोल और टेस्ट सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टॉपिक 194 जो कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये वो टेस्ट होते हैं जो यूनिफॉर्म रूल्स के तहत डेवलप और एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, जैसे सेट, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, जिनका पर्पस कंपैरिजन, एडमिशन, इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट और रिसर्च होता है। इनकी खुसूसियात यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, प्री डिटरमिन्ड कंटेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन है। और इनकी डेवलपमेंट प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव सेटिंग, आइटम डेवलपमेंट, पायलट टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन और वैलिडिटी या रिलायबिलिटी इंश्योर करना शामिल है। लेकिन इनकी लिमिटेशंस में कल्चरल बायस, रोट लर्निंग पर फोकस और क्रिएटिविटी का लैक शामिल है। जबकि फ्यूचर ट्रेंड्स में कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टिव और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉपिक 195 जो कि है इवैल्यूएटिंग एसे टाइप टेस्ट। इसमें इवैल्यूएशन को असेसमेंट के बाद का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस कहा गया है, जिसमें क्लैरिटी, कंटेंट नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, कोहेरेंस और राइटिंग मैकेनिक्स को क्राइटेरिया बनाकर रूब्रिक्स के थ्रू मार्किंग की जा रही होती है। एनालिटिकल इवैल्यूएशन डिटेल्ड फीडबैक देता है, जबकि होलिस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो ओवरऑल इंप्रेशन पर स्कोर देता है और फेयरनेस के लिए सेकंड स्कोरिंग, बायस कंट्रोल, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंस जो है वो जरूरी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक 196 की तरफ जो कि है असेसमेंट थ्रू पोर्टफोलियो। इसमें पोर्टफोलियो को स्टूडेंट के काम जैसे कि असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, रिफ्लेक्शंस, एसेज, इनका ना कलेक्शन बताया गया है, जो टाइम के साथ ग्रोथ, स्किल्स और अचीवमेंट्स शो करता है। इसके पर्पसेस प्रोग्रेस शो करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओनरशिप ऑफ लर्निंग और रियल वर्ल्ड स्किल्स को प्रमोट करना है। इसकी टाइप्स वर्किंग डिस्प्ले और असेसमेंट पोर्टफोलियो है, और असेसमेंट को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए रूब्रिक्स यूज की जाती है, जिसमें कलेक्शन, रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट और फीडबैक प्रोसेस का हिस्सा होता है। लेकिन चैलेंजेस में टाइम, फेयरनेस और सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का बैलेंस शामिल है। ओवरऑल ये लेसन स्टूडेंट्स को ये समझाता है कि असेसमेंट सिर्फ मार्क्स देने का जरिया नहीं, बल्कि लर्निंग को बेहतर समझने, इम्प्रूव करने और मीनिंगफुल बनाने का पावरफुल टूल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेसन 43 की तरफ। इसका फोकस ये है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट दुनिया के हर कल्चर और मुल्क में यूनिवर्सल प्रोसेस है, जिसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज दोनों शामिल होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है समझना जो होता है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है बोलना या प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो टॉपिक 197 में समझाया गया है कि कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन स्टाइल्स बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट को शेप करते हैं, जबकि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि एक से ज्यादा जबान बोलना, ठीक है, ये कॉग्निटिव, सोशल और कल्चरल बेनिफिट देता है, जैसे बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। लेकिन कभी कभी बाइलिंगुअल बच्चों में टेम्पररी लैंग्वेज मिक्सिंग या स्लाइट डिले भी हो सकता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स हर बच्चे में जनरली क्विंग, बैबलिंग, फर्स्ट वर्ड्स, टू वर्ड कॉम्बिनेशंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के स्टेजेस से गुजरते हैं, लेकिन कल्चर और एनवायरनमेंट इनकी टाइमिंग को इफेक्ट करते हैं। असेसमेंट के लिए टूल्स जैसे पीपीवीटी यानी कि पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट और PLS
جیسے پری اسکول لینگویج اسکیل بھی کہا جاتا ہے، یہ یوز ہوتے ہیں اور ٹیچر کو کلچرلی اپروپریٹ اسسمنٹ اور بائلنگل پروفیشنلز کا خیال رکھنا چاہیے۔ لینگویج ڈس آرڈرز جو ہے نا وہ عموماً ہر کنٹری میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کلچر اور لینگویج ڈفرینسز سے انفلوئنس ہوتی ہے۔ اس لیے سپورٹ اسٹریٹجیز میں لینگویج رچ انوائرمنٹ، ریڈنگ الاؤڈ، پلے اور انٹریکشن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹاپک 198 جو ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انگلش جو ہے یہ مین لینگویج ہے، لیکن ویلش، اسکاٹش، گیلک، آئرش اور ریجنل ڈائلیکٹس جیسے کوکنی، جارڈی، اسکاؤز یہ بھی لینگویج ڈائیورسٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور پروگرامز جیسے EAL انگلش ایز این ایڈیشنل لینگویج اور ڈیجیٹل ٹولز لینگویج ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹاپک 199 میں بتایا گیا ہے کہ امیگریشن کی وجہ سے بائلنگولزم کامن ہے، جس میں ESL پروگرامز، بائلنگول ایجوکیشن، ڈوئل لینگویج ٹرانزیشنل مینٹیننس پروگرامز اور اسسمنٹ جیسے وائڈر اسٹینڈرڈز اسٹوڈنٹ کی سپورٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور کلچرل رسپیکٹ کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے۔ ٹاپک 200 میں ہم فن لینڈ پہ بات کریں گے۔ اس میں آفیشیل لینگویج جو ہے وہ فنش اور سویڈش ہے۔ یہاں بائلنگول ایجوکیشن CLIL کانٹینٹ اینڈ لینگویج انٹیگریٹڈ لرننگ جو ہے یہ اسٹرانگ سپورٹ سروس اینڈ انڈیویجولائزڈ لینگویج اسسمنٹ فن لینڈ کے اسٹرانگ ایجوکیشن سسٹم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹاپک 201 میں ہم آسٹریلیا پہ بات کریں گے کہ یہاں ملٹی کلچرل سوسائٹی، انڈیگس لینگویج، ESL پروگرامز، کمیونٹی لینگویج اسکولز اور کلچرل سینسٹیو اسسمنٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اوور آل یہ لیسن اسٹوڈنٹس کو یہ کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے کہ لینگویج ڈیولپمنٹ صرف بایولوجیکل پروسیس نہیں بلکہ کلچر، سوسائٹی، ایجوکیشن سسٹم اور پالیسی سے ڈیپلی لنکڈ پروسیس ہے، اور افیکٹو ٹیچرز وہی ہوتے ہیں جو ہر بچے کی کلچرل اور لنگوسٹک بیک گراؤنڈ کو ریسپیکٹ کر کے سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں لیسن 44 کی طرف۔ اس کا اوور آل جو تھیم ہے نا وہ یہ ہے کہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہر ملک اور ہر اسکول کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ چیلنجز اور اسٹرینتھ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ اس کا کور پرپز بچوں کی کمیونیکیشن، لٹریسی اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹاپک 202 کے اندر ہم پاکستان پہ بات کریں گے کہ اس میں بتایا گیا کہ پاکستان ایک لنگوسٹکلی ڈائیورس کنٹری ہے جہاں 70 سے زیادہ لینگویجز جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، جن میں میجر لینگویجز اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی ہیں۔ اردو نیشنل لینگویج ہے جو کمیونیکیشن اور ایڈمنسٹریشن کے لیے یونیفائنگ رول پلے کرتی ہے، جبکہ ریجنل لینگویجز کلچرل آئیڈینٹی اور انکلوسیو ایجوکیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر بچے بائلنگول یا ملٹی لنگول انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں، اس لیے کورس سوئچنگ اور لینگویج مکسنگ کامن ہے، جو نیگیٹو نہیں بلکہ نیچرل پروسیس ہے۔ ارلی چائلڈہڈ میں ملٹی لنگول ایکسپوجر کوگنیٹو فلیکسیبلٹی، کلچرل اویئرنیس اور اسٹرانگ لٹریسی فاؤنڈیشن ڈیولپ کرتا ہے۔ اسکولز میں میڈیم آف انسٹرکشن موسٹلی اردو ہے، لیکن نان اردو بیک گراؤنڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اس لیے انکلوسیو لینگویج پریکٹسز اور ریجنل لینگویج انسٹرکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ انگلش کو پاکستان میں L2 سیکنڈ لینگویج مانا جاتا ہے، اور ہائر ایجوکیشن، امپلائمنٹ اور گلوبل کمیونیکیشن کے لیے انگلش پروفیشنسی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹاپک 203 میں ہم انڈیا پہ بات کریں گے کہ اس میں بھی اسٹرانگ لنگوسٹک ڈائیورسٹی جیسے 1600 پلس لینگویجز جو ہے نا انڈیا میں وہ پائی جاتی ہیں، جہاں میجر لینگویجز ہندی، بنگالی، تامل، تیلگو، مراٹھی، گجراتی اور اردو ہیں۔ انڈیا میں بھی بائلنگولزم اور ملٹی لنگولزم کامن ہے، کوڈ سوئچنگ نارمل پریکٹس ہے، اور ارلی ملٹی لنگول ایکسپوجر سے کوگنیٹو اور اکیڈمک بینیفٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ گورنمنٹ ریجنل لینگویجز کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکسٹ بکس، پروگرامز اور کلچرل انیشیٹیوز انٹروڈیوس کرتی ہے۔ انگلش وہاں بھی ایڈیشنل لینگویج کے طور پر ہائر اسٹڈیز اور جابس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔
असेसमेंट के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी स्केल्स, रेमेडियल क्लासेस और लैंग्वेज इंटरवेंशन प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज होते हैं, जबकि डिजिटल टूल्स, एजुकेशनल एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, ऑल्दो एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। टॉपिक 204 में हम अर्बन पब्लिक स्कूल्स के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड बहुत डाइवर्स होता है, इसलिए ELLS यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए ESL प्रोग्राम्स, पीयर ट्यूटरिंग और सपोर्टिव इंस्ट्रक्शन जो है वो जरूरी होती है। टीचर्स को कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग अडॉप्ट करनी चाहिए और फैमिली स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जबकि टेक्नोलॉजी जैसे कि एप्स या प्लेटफॉर्म जो है वो लैंग्वेज स्किल्स एनहेंस करती हैं। टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्पेशली लैंग्वेज असेसमेंट और फोर स्किल्स क्या आती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, इन पर ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 205 पे और इसमें बात करेंगे हम रूरल पब्लिक स्कूल्स की। इसमें स्मॉल क्लास साइज और पर्सनलाइज्ड अटेंशन एडवांटेज होता है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज, जियोग्राफिक आइसोलेशन और लैक ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ के चैलेंजेस हैं। रूरल एरियाज में रीजनल डायलेक्ट्स, इंडिजिनस लैंग्वेज और इमिग्रेंट लैंग्वेजेस डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। यहाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट, एकेडमिक सक्सेस, सोशल इंटीग्रेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए क्रूशल है। एनजीओ जैसे PRSP, पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, रिसोर्सेज और सपोर्ट जो है दोनों प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी और डिस्टेंस लर्निंग रूरल स्टूडेंट्स के लिए बैरियर्स को ओवरकम करने का स्ट्रॉन्ग टूल बन रही है। असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव पोर्टफोलियो और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है वो यूज होते हैं ताकि टाइमली इंटरवेंशन हो सके। ठीक। टॉपिक 206 में आता है पोश प्राइवेट स्कूल्स। इनमें जैसे बिकन हाउस, सिटी स्कूल, अमेरिकन स्कूल वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, स्मॉल क्लास साइज, इंडिविजुअलाइज अटेंशन, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, मेटालिंगुअल प्रोग्राम और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर यूज हो रही होती है। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ब्रिटिश काउंसिल टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। एनरिचमेंट एक्टिविटीज जैसे ड्रामा, डिबेट, एक्सचेंज प्रोग्राम्स ये लैंग्वेज स्किल्स को बूस्ट करती हैं। पेरेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और असेसमेंट के लिए फॉर्मेटिव, समेटिव, पोर्टफोलियो और स्टैंडर्डाइज्ड टूल सिस्टमैटिकली यूज किए जाते हैं। ओवरऑल ये लेसन स्टूडेंट्स को ये समझाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट प्रोसेस है और इफेक्टिव टीचिंग वो ही है जो कल्चरल डाइवर्सिटी, स्कूल एनवायरनमेंट, फैमिली सपोर्ट और इंडिविजुअल लर्नर नीड्स को समझकर प्लान की जाए, ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम में सिर्फ रट्टा ना लगाएं बल्कि कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होकर अपने आंसर्स खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 45 की तरफ। इसका मेन फोकस है इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट के चैलेंजेस और करंट ट्रेंड्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहला इशू है लैक ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जहां स्टूडेंट्स स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में कमजोर हैं क्योंकि स्कूल्स में एक्सपोजर और इंस्ट्रक्शन जो है वो लिमिटेड है और टीचर्स के पास प्रॉपर टीचिंग स्किल्स भी नहीं होती। दूसरा इशू है लिमिटेड रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली रूरल स्कूल्स में टेक्स्ट बुक, टीचिंग मटेरियल्स, टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज लर्निंग टूल्स की कमी होती है जो इंग्लिश लर्निंग को इफेक्ट कर रही होती है। टीचर ट्रेनिंग भी इनएडुकेट है। ज्यादातर इंग्लिश टीचर्स को इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज, कम्युनिकेटिव अप्रोचेस और मॉडर्न टेक्निक्स की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे रोट मेमोराइजेशन और ग्रामर पर एम्फोसिस करना भी स्टूडेंट की रियल लाइफ इंग्लिश यूज को लिमिट करता है। स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज की कमी, लिमिटेड कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस और ग्रुप डिस्कशंस की
ایبسنس اسٹوڈنٹ کی فلوئنسی اور کانفیڈنس کو افیکٹ کرتی ہے. سوشو کلچرل فیکٹرز بھی افیکٹ کرتے ہیں، جیسے انگلش کو ایلیٹ لینگویج سمجھنا اور لو انکم فیملیز کے اسٹوڈنٹس ریسورسز کی کمی کی وجہ سے پریکٹس ان کا جو ہے وہ پریکٹس سے نہ کر پانا. ایگزامینیشن فوکسڈ اپروچ روٹ لرننگ کو پروموٹ کرتا ہے اور کریٹیکل تھنکنگ اور کمیونیکیشن اسکلز کو ڈیولپ کرنے کا موقع جو ہے وہ کم دیتا ہے. ٹیکنالوجی انٹیگریشن لمیٹڈ ہوتی ہے جو انٹریکٹیو لرننگ اور ڈیجیٹل ریسورسز کا ایکسس جو ہے وہ روکتی ہے. ملٹی لنگوالزم بھی پاکستانی اسکولز میں ایک چیلنج ہے. اسٹوڈنٹس گھر میں ریجنل لینگویج بولتے ہیں، اسکول میں اردو اور انگلش سیکھتے ہیں، جس سے لینگویج مکسنگ اور کوڈ سوئچنگ کامن ہو جاتی ہے. لمیٹڈ ایکسپوجر ٹو انگلش اور ڈسپیرٹیز ان ٹیچنگ کوالٹی اربن، رورل، پرائیویٹ اور پبلک اسکولز میں پروفیشنسی کو افیکٹ کرتے ہیں. اس پرابلم کو اویئرنیس اور سینسٹائزیشن کے ذریعے سالو کیا جا سکتا ہے، جہاں ٹیچرز، پیرنٹس اور پالیسی میکرز پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پروموٹ کریں اور لنگوسٹک ڈائیورسٹی کو ویلیو دیں. ٹھیک ہے. ٹیچر ٹریننگ پرابلمز جو ہیں یہ بھی کروشل ہے. ٹیچرز کو لینگویج ٹیچنگ میتھڈالوجیز کی ٹریننگ لمیٹڈ ہے. لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ اسکلز افیکٹولی پڑھانا جو ہے وہ مشکل ہے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ اپارچونیٹیز لمیٹڈ ہے اور ماڈرن پیڈاگوجیکل پریکٹسز سے ٹیچرز اپڈیٹڈ نہیں ہے. انسٹیٹیوشنز جیسے انسٹیٹیوٹ آف قائد اکیڈمی، برٹش کاؤنسل اور NGOs ٹیچرز کی ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن کمپریہنسو پالیسیز اور سپورٹ نیٹ ورکس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. فیسلٹیز اور ریسورسز کی بات کریں تو یہ بھی انگلش ڈیولپمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اوور کراؤڈڈ کلاس رومز، لمیٹڈ لرننگ مٹیریلز، لیک آف لائبریریز، لینگویج لیبس، آڈیو ویژول ایڈ، ٹیکنالوجی انٹیگریشن انگلش لرننگ کو افیکٹ کرتے ہیں. ESL لرنرز کے لیے سپورٹ سروسز لمیٹڈ ہے اور فنڈنگ کنسٹرینٹس کی وجہ سے انفراسٹرکچر اور ریسورسز امپروو نہیں ہوتے، لیکن کمیونٹی اور NGO کولیبوریشن اس گیپ کو پارشلی فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے ٹرینڈز میں انگلش اور جنرل لینگویج ڈیولپمنٹ کا لینڈسکیپ ڈائنامکلی چینج ہو رہا ہے. ملٹی لنگوالزم کا ایمفسس بڑھ رہا ہے، جس سے کوگنیٹو اور کمیونیکیشن بینیفٹس ملتے ہیں. ڈیجیٹل لینگویج لرننگ پلیٹ فارمز اور آن لائن ریسورسز کا یوز بڑھ رہا ہے جو انٹریکٹیو اور پرسنلائزڈ ایکسپیرینسز پرووائڈ کرتے ہیں. کمیونیکیٹو لینگویج ٹیچنگ ریئل لائف کانٹیکسٹ اور اوتھینٹک کمیونیکیشن پر فوکس کرتا ہے. کلچرلی رسپانسو انسٹرکشن ڈائیورس کلچرل بیک گراؤنڈز کو کنسیڈر کرتا ہے اور انکلوسیو لینگویج ڈیولپمنٹ پروموٹ کرتا ہے. لینگویج فار اسپیسیفک پرپزز اور ٹاسک بیسڈ لرننگ پروفیشنل اور ریئل ورلڈ نیڈز کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. انڈیویجولائزڈ لرننگ پاتھس ہر اسٹوڈنٹ کی یونیک سائیکولوجی اور لرننگ اسٹائل کو ایڈریس کرتے ہیں اور کنٹینٹ ان لینگویج انٹیگریٹڈ لرننگ سبجیکٹس اور لینگویج کو انٹیگریٹ کر کے انٹر ڈسپلنری اور فارمیٹیو اسسمنٹ اپروچ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیسن سے نا آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں انگلش لینگویج ڈیولپمنٹ میں پروفیشنسی، ریسورسز، ٹیچر ٹریننگ، ایکسپوجر اور سوشو کلچرل فیکٹرز میجر چیلنج ہے. اور کرنٹ ٹرینڈز ٹیکنالوجی، ملٹی لنگوالزم، کمیونیکیٹو ٹیچنگ، کلچرلی رسپانسو پریکٹسز اور انڈیویجولائزڈ لرننگ کو پروموٹ کرتے ہیں جو افیکٹو انگلش لرننگ اور گلوبل کمپیٹنس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ لیکچر یہی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپکس آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کے کوئی فیڈ بیک ہو، آپ کے کوئی سوالات ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیجیے گا. میں پوری کوشش کروں گی آپ کو ٹائملی رسپانس دینے کی. چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور اپڈیٹس آپ کے پاس اسی طرح سے آتی رہے. ٹھیک ہے. میری ان ویڈیوز کو، میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرے سبسکرائبرز بھی بڑھتے جائیں. ٹھیک ہے جی. ان شاء اللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.